तो इस लॉजिक के बेसिस पर 12th के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे बैकलॉग है 11th का, लेकिन 12th के साथ नो कॉम्प्रोमाइज 11th को कब करना है? प्लान नहीं करता कि वो फेल हो जाए, है ना, नोबडी प्लान्स टू फेल। लेकिन क्या होता है जब जो है ना वो ज्यादा सोचता नहीं, जैसे अभी क्या होती है दिक्कत, अरे यार क्या करूं, ये करूं वो करूं, उसको क्या करना है, नॉलेज बढ़ गई है, आपको पता चल गया कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरा क्रैक हो गया क्योंकि मेरे को इसका सीक्रेट पता चल गया। जैसे फिजिक्स का सीक्रेट सिंपल है। हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया है कि हमें बैकलॉग को खत्म करना है। 12th के अंदर हम हैं, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन करें कि जेई और नीट जिसकी भी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसे हम फोड़ दें। तो बच्चों, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप पीछे रह गए हैं, सिलेबस क्लासेस के अंदर थोड़ा आगे का चल रहा है, क्लास 11th जो है उसका भी बैकलॉग है और क्लास 12th का जो है उसका भी बैकलॉग है। तो बच्चों, लॉजिकल बात मैं करता हूं, अगर कोई स्टूडेंट का बैकलॉग है तो एक चीज जो है वो आप लिख लीजिए कि आपको मेहनत बच्चों ज्यादा ही करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि वो बच्चे जिनका कोई बैकलॉग नहीं है उनसे आप कम मेहनत कर रहे हो। तो मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से ये चीता अपने शिकार को देखता है, पूरी जान लगा के उसको पीछे करने की कोशिश करता है, तो इसी प्रकार से आपने भी एक चीते की तरह दौड़ने का टाइम आ गया। तो आपने भी चीते की तरह दौड़ना है और अपने सिलेबस को पूरा का पूरा कवर करना है। ओके, अब कैसे ये हो पाएगा? तो बच्चों याद रखिए क्या चीज, नो बॉडी प्लान्स टू फेल। मतलब कोई भी जना फेल होने के लिए प्लान नहीं बनाता। नोबडी मतलब कोई भी प्लान नहीं करता कि वो फेल हो जाए, है ना, नोबडी प्लान्स टू फेल। लेकिन क्या होता है, बट, क्या बट, प्लान्स टू फेल। मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फेल होना चाहता है, लेकिन वो फेल हो जाते हैं प्लानिंग करने में। तो आज मैं आपको प्लानिंग कराने के लिए आया हूं। मैं यहां पर आपको प्रॉपर एक लॉजिकल अप्रोच के साथ आपको एक प्लान देने जा रहा हूं कि कैसे हम बैकलॉग को प्रॉपर खत्म करेंगे। ठीक है ना? तो ये चीज याद रखिए कि प्लान तो बनाना ही पड़ेगा और उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब प्लान देखिए लॉजिकल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चे ने कहा कि मुझे रिवीजन करना है, लेकिन मुझे वेक्टर्स नहीं आता, बेसिक मैथ्स नहीं आता, तो मैं रोटेशन से स्टार्ट कर लूं। तो ये तो भैया बहुत ही गलत बात है। आपको पता है कि रोटेशन नाम का जो चैप्टर है उसको करने के लिए पहले लॉज ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास आना चाहिए, और सेंटर ऑफ मास और लॉज ऑफ मोशन के लिए आपको काइनेमेटिक्स और बेसिक मैथ्स और वेक्टर आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, वी हैव टू प्लान की रिवीजन भी हमारी ऐसी हो कि टॉपिक्स जो है वो लिंक्ड हो। ओके, तो टॉपिक्स जो हैं वो लिंक्ड होने चाहिए। तो मैं मेंशन कर देता हूं लिंक्ड टॉपिक्स। तो सर इसके अंदर ये लिंक्ड टॉपिक्स जो हैं ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक किसके साथ लिंक्ड है? तो भैया ऑब्वियस है, जैसे मैथ्स की बात करूं तो जब तक आप लिमिट नहीं करेंगे तो कैलकुलस नहीं स्टार्ट कर सकते हो। लिमिट के लिए आपको फंक्शन आना चाहिए, तो फंक्शन पहले होगा, फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, देन डिफरेंशियल एंड देन इंटीग्रल, देन एरिया अंडर द कर्व। ठीक है ना? तो ऐसी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है तो भैया पहले हमें जीओसी करनी पड़ेगी। ठीक है ना? फिर हम एल्केन अल्काइन करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे जाके जो है फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अब जीओसी आती नहीं है, डायरेक्ट अमाइन सर हम करेंगे, हमारा अमाइन का बैकलॉग है सर, हम ना अमाइन स्टार्ट कर रहे हैं, जीओसी हमने करा नहीं। तो ये चीज सही नहीं है। तो इसलिए लिंक्ड टॉपिक जो है ना बच्चों, ये आपके होने चाहिए। तो सर अब कैसे पता करें कि कौन सा टॉपिक किसके साथ लिंक्ड है? तो देखिए बेस्ट अप्रोच क्या है, आप क्या करें, फॉलो सीक्वेंस। किसका सीक्वेंस फॉलो करें? आप एनसीईआरटी का ही फॉलो कर लो। ठीक है? अब एनसीईआरटी के जो दिग्गज हैं उन्होंने कोई सीक्वेंस बनाया है, पूरा इंडिया उसे फॉलो कर रहा है, तो आप भी फॉलो करो। अपने बैकलॉग के अंदर भी आपको सीक्वेंस में चीजों को करना है। तो बात समझ में आ रही बच्चों? सीक्वेंस में हमें चीजों को करना है। अब सवाल है कि कितना टाइम देना है। तो बैकलॉग एक दलदल है जिसके अंदर बच्चा फंस गया तो फंसता रहता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, जो करंट टॉपिक है, 12th क्लास का टॉपिक है, उसे जो है स्किप करने लग जाता है। जैसे मैंने बच्चों को देखा 12th क्लास में स्किप कर दिया, मैं कहा क्यों सर, बैकलॉग है। बट मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको अगर एडवाइस मिले और वो फिर जो है उस एडवाइस को फॉलो करते हैं,
और सारा का सारा डीपीपीस वगैरह यहाँ पर पूरी बना देते हैं। तो मैं तो एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, कोटा विद्यापीठ के अंदर जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बोला कि भैया तुम्हारा बैकलॉग है, ये प्लान करिए, तो उन्होंने वो प्लान फॉलो किया एंड दे आर फाइनली ओवरकमिंग ऑल द बैकलॉग्स। ठीक है ना, तो सीक्वेंस में फॉलो करना जरूरी है। अच्छा, अब ट्वेल्थ के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, याद रखिए, ट्वेल्थ के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। तो यहां पर हम रिवीजन करेंगे 11th का, लेकिन कब करेंगे? एवरी संडे। ट्वेल्थ क्लास जो है उसके अंदर आपने ऐसा नहीं करना कि ट्वेल्थ क्लास को स्किप करना है। तो रिवीजन होगी 11th क्लास की कब? एवरी संडे। कितना टाइम दे सकते हैं? तो भैया आप ये मान के चलो, एवरी संडे 3 आवर्स आप ईच सब्जेक्ट आप दीजिए। इसके अंदर आप 11th क्लास पर फोकस करेंगे। ट्वेल्थ जो है उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। फिर से सुनिए, ट्वेल्थ को प्रायोरिटी दी जा रही है। लॉजिक ट्वेल्थ के अंदर से ज्यादा क्वेश्चन इस बार जेई एडवांस 2025 में पूछे गए। ठीक है, जो जेई एडवांस जो है ना उसके अंदर आप देखिए, जेई एडवांस के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कहां से हैं? +2 से हैं। ठीक है, बोर्ड आपका जो है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? +2। और +2 जो है वो कॉन्फिडेंस आपको देगा, क्योंकि बिल्कुल आपका जो +2 है वो फ्रेश रहेगा जब आपका जेई मेंस का जनवरी का अटेम्प्ट आने वाला है। तो इस लॉजिक के बेसिस पर ट्वेल्थ के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे बैकलॉग है 11th का, लेकिन ट्वेल्थ के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। 11th को कब करना है? संडे, संडे ओनली संडे। ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर किसी का मान लीजिए बैकलॉग ट्वेल्थ का भी आ गया कि सर मेडिकल इश्यूज थे, ठीक है, कुछ और भी इशू थे, अब पास्ट तो सर पास्ट है, मैं तो फ्यूचर पे फोकस कर रहा हूँ, प्रेजेंट पे फोकस कर रहा हूँ। पास्ट तो सर अब गया, जो भी था उसको मैं चिंता करके जो है मैं चेंज नहीं कर सकता, इतना माइंड मेरा डेवलप हो गया है, इतना लॉजिकल हो गया, मुझे पता है कि पास्ट के बारे में चिंता नहीं करनी। अब बताओ सर ट्वेल्थ का भी बैकलॉग है तो क्या करूं? तो ट्वेल्थ का जो बैकलॉग है सबसे पहले हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लॉजिक सिंपल सा है, 11th का बैकलॉग है ट्वेल्थ का, लेकिन ट्वेल्थ का पहले होगा तभी तो आप ट्वेल्थ जो आपकी क्लास में चल रहा है उस पर फोकस कर पाओगे। तो जैसे लेट अस सपोज करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्रेश टॉपिक। तो अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बैकलॉग है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स साथ साथ करिए, जो आपको मैंने बताया कि संडे संडे जो है आपको ट्वेल्थ की रिवीजन करनी है। तो पहले ट्वेल्थ के अंदर कोई बैकलॉग नहीं होगा, फिर हम जाके 11th करेंगे। लॉजिक सिंपल सा है, ट्वेल्थ ज्यादा खास है। अगर 11th के बैकलॉग पर हम फोकस कर रहे हैं और ट्वेल्थ जो है वो हम क्लासेस मिस कर रहे हैं, तो ट्वेल्थ में भी बैकलॉग बनता रहेगा, जिसके कारण वो दलदल में आप फंस जाओगे। समझ में आ रहा है? तो ट्वेल्थ का जो बैकलॉग होगा वो थोड़ा होगा, क्योंकि अभी जो वीडियो आ रही है ये जो है मतलब कहिए कि मई के महीने में है, तो अभी ट्वेल्थ जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो ज्यादा बैकलॉग नहीं होगा। तो बच्चों पहले इसको खत्म करिए, फिर आपको 11th के बैकलॉग में जाना है। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। ठीक है, और क्या बताया? सीक्वेंस जो है बच्चों उसको फॉलो करना है, सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब सर ये रिवीजन करना है, तो टॉपिक्स तो मैंने बताया, सीक्वेंस ऑफ एनसीईआरटी सिंपल। आप सबसे बढ़िया अपने बारे में जानते हैं, हर स्टूडेंट का अलग अलग वीक पॉइंट हो सकता है। किसी को वर्क पावर एनर्जी नहीं आ रहा, किसी को रोटेशन में दिक्कत है, वर्क पावर एनर्जी आता है, किसी ने तो फ्लूइड स्किप कर दिया है, लेकिन हाँ रोटेशन कर रखा है तो फ्लूइड उसका बैकलॉग है। तो हर एक बच्चे की एक इंडिविजुअल जो है नीड होगी। ठीक है, तो आप अगर जैसे कोटा विद्यापीठ में है तो आके पूछ ही सकते हैं, तो उस हिसाब से मैनेज किया जा सकता है। या फिर आप खुद भी क्या कर सकते हैं, अपना एक प्लान खुद भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि कैसे आप अपना खुद का एक प्लान बना सकते हैं। आप एआई गुरु का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहे तो, ठीक है, परप्लेक्सिटी करके जो है एलएलएम होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी उसका इंडियन सीईओ है। या फिर चैट जीपीटी तो पता ही है। ठीक है, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कैसे हम एक प्लान हम बनाएं, ठीक है, तो क्या करना बच्चों, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने गूगल पर सर्च करा चैट जीपीटी, या परप्लेक्सिटी भी मैंने बताया, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे अभी तो लॉगिन आप कर लेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको यूज ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे इसको हम बोल सकते हैं कि क्या, मेक अ शेड्यूल, या प्लान कर देते हैं, मेक अ प्लान फॉर मी टू ओवरकम बैकलॉग इन क्लास 11। ठीक है, आई हैव ओनली संडेज
and I can devote max 3 hours each subject for रिवीजन। ठीक है, जैसे ये बोला। और आज की डेट भी बता दो, जैसे टुडे, वैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है लेकिन कोई पकड़ लेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। टुडे इज कितनी, आज 27 है, 27 मई 2025। आई एम नीट या जेई एस्पिरेंट, आई एम जेई एस्पिरेंट। ठीक है, आई वांट शेड्यूल टू बी टॉपिक स्पेसिफिक। ठीक है, और इसके अंदर और भी अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो तो उस हिसाब से आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी मेंशन कर दीजिए, आई एम वीक, या फिर मेरा जो बैकलॉग है इन किसके अंदर है, अप टू मान लो रोटेशन। ठीक है ना, क्लियर है। और इसके अंदर मेरा एक प्लानर बना दो और मैं उसके अंदर जो है प्लान कर पाऊँ। और इसके अंदर जो है इसको हम बोल सकते हैं कि भाई आप वैसे क्वेश्चंस भी बना सकता है ये, लेकिन हम क्वेश्चंस तो अपने डीपीपी वगैरह के लेंगे। तो आई वांट टू रिवाइज डीपीपीज एंड माय नोट्स। ठीक है, तो ऐसे इसको बता दिया, अब एंटर दबा दिया। तो अब क्या करेगा ये स्पेसिफिक, ठीक है ना, चीजें जो है मुझे बता रहा है। ठीक है, तो लेट्स बिल्ड। तो इसने कुछ चीजें भी बता दी, टाइम जो है लिमिटेड है। ठीक है, और अपने वीक एरिया पर जो है फोकस करना है। कुछ अजम्पशन इसने मान ली है, योर बैकलॉग इज ओनली फॉर क्लास 11 पीसीएम अप टू रोटेशन। 5 संडेज हैं आपके पास। ठीक है, और 9 घंटे पर वीक। और इसने सिर्फ और सिर्फ जून के लिए लिख दिया, हम तो वैसे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखो इसने क्या कर दिया, वीकली संडे प्लान टॉपिक वाइज बैकलॉग क्लियरेंस। ये लो भाई आपका देखिए प्रॉपर एक इसने बना दिया। ये अपने हिसाब से भी आप बना सकते हैं जून 1 के अंदर। फिर इसके अंदर बेसिक काइनेमेटिक्स और डीपीपी करनी है। देखो सीक्वेंस देखिए इसने अपने आप पकड़ लिया, है ना। तो जो चीज मैं बोल रहा था देखिए वो चीज इसको साफ साफ दिख गई कि डायरेक्ट रोटेशन नहीं स्टार्ट कर सकते, बेसिक काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशन। इसी तरीके से इसने केमिस्ट्री का भी बना दिया और मैथ्स का भी बना दिया 3 आवर्स का। ठीक है ना, तो इसने बताया कि पहले 1 आवर को में क्या करना है, नोट्स की रिवीजन करनी है, फिर उसके बाद डीपीपी प्रैक्टिस, फिर आइडेंटिफाई वीक स्पॉट एंड सॉल्व मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, अब उसके बाद आफ्टर जून इसने पूरा का पूरा आपको चीजें बताई, जून में क्या करना है, आफ्टर जून क्या करना है, स्किप डो नॉट स्किप डीपीपी। तो ये मतलब सारी चीजें बता रहा है। मतलब मेनली देखिए पढ़ना तो आप ही को है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का हम यूज करके हम एक प्लान हमें मिल जाएगा, लेकिन बच्चों वो प्लान जो है मिल तो गया, लेकिन फॉलो कौन करेगा, वो करेंगे आप। ठीक है ना, प्लान तो हम दे देंगे, ये टेक्नोलॉजी आपको प्लान दे देगी, लेकिन फॉलो आपको करना है, चीजें की तरह आपको दौड़ना है। आपके सामने पूरी प्लानिंग होगी, बल्कि प्लानिंग एक बार बन जाए ना तो भाई मस्त रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है ना वो ज्यादा अब सोचता नहीं। जैसे अभी क्या होती दिक्कत, अरे यार क्या करूं, ये करूं वो करूं, उसको क्या करना है, मस्त रहना है। यार अभी टाइम कितना बज रहा है, 7:30 हो रहे हैं। चलो भैया मेरे प्लान के अंदर 7:30 बजे मुझे क्या करना है, अल्डोल कंडेंसेशन। चलो भैया अल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। तो इस तरह से प्लान बना होगा तो आपका जो माइंड है ना उसको एक डायरेक्शन दिख जाएगी। ठीक है ना, घोड़ा जो होता है उसके ऊपर जो हम उसका एक मुकुट सा ऐसा पहना देते हैं कि भैया उसको लेफ्ट राइट जो है कुछ नहीं दिखता, सिर्फ सड़क दिखती है, वो बस सड़क पे भागता रहता है। तो वैसे ही आपको पता होगा कि यार इस टाइम पर मुझे ये करना है, तो आप वो करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी कोई भी जो है काइंड ऑफ मतलब कि ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, और आपका टाइम टू टाइम बैकलॉग भी कवर होता रहेगा। तो ये चीज जो है आपको पता चली, तो इसका आप यूज करेंगे। बाकी देखिए कुछ आपको मैं चीजें बता देता हूँ। हाई वेटेज चैप्टर्स जो हैं 2025 के हिसाब से, तो केमिस्ट्री के अंदर जैसे ऑब्वियसली जीओसी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थर्मोडायनेमिक्स, ये जो अलग कलर में लिखे हैं ये वो टॉपिक्स हैं जो इनकी वेटेज बड़ी है। ठीक है ना, तो ये मतलब थोड़े खास चैप्टर्स हो गए हैं। ठीक है, बाकी मैथ्स के अंदर इन चैप्टर्स की वेटेज जो है ज्यादा है, लेकिन जिनके ऊपर कलर कर रखा है इनकी वेटेज थोड़ी बढ़ गई है 2025 की एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ। जैसे फिजिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, केटीजी वगैरह अच्छा आ रखा है, लेकिन आप देखिए रोटेशन उतना नहीं है। ठीक है, रोटेशन जैसे एडवांस के अंदर हम सोचते होते थे कि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, बट देखिए एडवांस में भी इतने नहीं आए हैं और ना इस बारी मेंस में आए हैं। लेकिन हाँ रे ऑप्टिक्स जो है वो एक मतलब टॉपिक इजी टॉपिक है, तो वो एडवांस कंटिन्यूअसली पूछ रहा है और मेंस भी पूछ रहा है। ठीक है, और नीट के अंदर भी ऐसा ही है। रे ऑप्टिक्स एक स्कोरिंग चैप्टर है 12th क्लास का,
आराम से बच्चे स्कोर कर सकते हैं। जस्ट एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन टू कर्व सरफेस का, वो बेसिक फॉर्मूला है, उसी को बस बार बार अप्लाई करके अलग अलग फॉर्मूले बनाए जाते हैं। सो इट इज ईजी। ओके, बाकी इक्विलिब्रियम, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलेशन, केमिकल बॉन्डिंग, और मैथ्स के अंदर देखिए आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, कोनिक सेक्शन, ये अच्छा खासा। और डेफिनेट इंटीग्रेशन तो भैया मैंने देखा है कि बहुत बार पूछा जाता है, हमारे टाइम पर भी मैंने आईआईटी 2005 में फोड़ ही दिया था, ठीक है। 2000 के करीब 1914 ऑल इंडिया रैंक था, लेकिन उसके अंदर भी जो मेरे मार्क्स थे दैट वाज 98 आउट ऑफ 180, तो 60 ईच सब्जेक्ट था। तो मैं ये बताना क्या चाह रहा हूँ, एक खास बात, कि मेरे जो फिजिक्स में मार्क्स थे दैट वाज 54 आउट ऑफ 60। तो भले बोलने को तो मेरे 50% थोड़े ज़्यादा 60% मार्क्स थे, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैंने 90% स्कोर कर लिया था। तो ऐसा कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका भी होना चाहिए जिसके अंदर आप ज़्यादा स्कोर करके अपने रैंक जो है ना उसको बढ़िया ले पाओ, ठीक है। तो ये जरूरी होता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका चमक सकता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आपकी जो है नॉलेज इतनी बढ़ गई है, आपको पता चल गया कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरा क्रैक हो गया, क्योंकि मेरे को इसका सीक्रेट पता चल गया। जैसे फिजिक्स का सीक्रेट सिंपल है, यू हैव टू फोकस ऑन द फंडामेंटल्स, ठीक है ना। बेसिक्स जो है क्लियर होनी चाहिए, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं उसमें फिजिक्स लगाओ, तो आपके बेसिक्स बन जाएंगे। और जब बेसिक्स बन गए तो क्वेश्चन जैसा मर्जी आए सॉल्व हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके सामने वेटेज मैंने बता दी। बाकी चैप्टर्स दैट हैव लो वेटेज इन 2025 बट वर अमंग द टॉप चैप्टर्स जो हैं, मतलब जिनकी वेटेज ज़्यादा होती थी, तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज कम हुई है। तो सर ये क्यों बता रहे हो, मतलब ट्रेंड जो है फॉलो करना होता है, ठीक है ना भाई, ट्रेंड जो है दैट शुड बी फॉलोड, ट्रेंड इज फ्रेंड, ठीक है, ऑफ द स्टूडेंट। तो ट्रेंड जो चल रहा है उस हिसाब से देखिए, जैसे एक बार जैसे ट्रेंड चला सब्जेक्टिव का तो सब्जेक्टिव आया था, फिर उसके बाद ट्रेंड चला ऑब्जेक्टिव का, तब से लेकर ऑब्जेक्टिव ही आ रहा है, और एक बार जब लेवल लो हुआ तो फिर लो ही हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है। तो ये टॉपिक्स अगर नहीं आ रहे तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये फिर से नहीं आएंगे। लॉजिक सिंपल सा, ट्रेंड बना हुआ, बट ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फिर ट्रेंड चेंज भी होता है, ठीक है। तो ट्रेंड इज फ्रेंड ऑफ द स्टूडेंट अनटिल इट इज चेंज, ठीक है। तो ये चीज बच्चों आपको पूरी की पूरी मैंने बता दी। तो देखिए कंक्लूजन देखिए सिंपल सा है, कुछ टॉपिक्स बताए गए हैं, ठीक है ना, और बताया गया है कि भाई आपको अगर सिलेबस को फोड़ना है तो आपको मेहनत बच्चों ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, फुल फ्लेज्ड 100% एफर्ट्स चाहिए। अगर आप 100% एफर्ट देंगे, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करेंगे, कंसंट्रेशन हाई रखेंगे, जो प्लान के हिसाब से आपको पढ़ना है आप वो पढ़ेंगे, तो बैकलॉग भी आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। साथ साथ 11th की रिवीजन करनी है। 12th का जो सिलेबस है वो आपका खत्म हो जाएगा, डिपेंड करता है कि आपका बैच कब स्टार्ट हुआ है। अगर मान लीजिए आपका बैच अप्रैल में स्टार्ट हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो अक्टूबर के स्टार्टिंग में जाके खत्म हो जाएगा। और अगर आपका मई में स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा एक महीना और एक्सटेंड कर लेंगे, तो एंड का टाइम एक रिवीजन का टाइम तो मिलेगा, बट उसके भरोसे पूरा नहीं रहना, आपको 11th हल्की हल्की रिवाइज करते रहनी है, ठीक है। तो बच्चों ओवरव्यू मिल गया है एंड आई विश गुड लक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।